नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, तो आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हमारी वीडियो जो है वो पूरे विश्व में घूमती है और सब फॉलो करते हैं, सबको रिजल्ट मिलता है। वैसे ही तप, सेवा, सुमिरन ये हमारा बेस है। ये न्यू डाइट सिस्टम का जो बेस है वो भगवान शिव की कृपा से आया है। भगवान रामचरितमानस से ये मिला है और तप, सेवा, सुमिरन ये जो मार्ग है, ये बहुत ही पुण्य जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको ही मिलता है और जिसको मिला है उन्होंने ये फॉलो किया है तो उनको भी बहुत रिजल्ट मिला है। तो आज हमारे साथ जूनागढ़ से रिद्धि बेन हमारे साथ है। रिद्धि बेन आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। प्रसन्नता आप आपकी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप 14 साल से तप सेवा सुमिरन से मतलब कि हमारी सिस्टम से न्यू डाइट सिस्टम तब से आप जुड़े हो तो 14 साल का आपका एक्सपीरियंस है। जी, तो आप अभी कितने साल के हो? मैं इस वक़्त 28 साल पूरे करके 29वें में प्रवेश कर रही हूँ जी, और मतलब वो मेरा बचपन का समय था जब मुझे सबसे पहले ये चीज़ें सुनने में आई और क्योंकि बाल मानस सबसे जल्दी सीखता है तो हाँ, अ, उसे मैं कंपैरेटिवली जल्दी ग्रास्प कर पाई और मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई उसके बाद से। जी। तो 14 साल आपने जो नेचुरल लोग सब कोई जीते हैं वैसे जिए और 14 साल जो है वो अभी एग्जैक्ट मिडल पे खड़े हो आपकी अभी 2020 मीनिंग हो गया आपका लाइफ का 50-50 हो गया कि आप 14 साल से ये सिस्टम से जुड़े हो। तो ऐसा क्या हुआ था कि आप 14 साल की उम्र में ये न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े और ये सिस्टम से जुड़ने के बाद आपको क्या-क्या लाभ हुआ? तो मेन पर्पस क्या था? राइट मैं जब 4.5 साल की थी तो 11th अप्रैल 1998 के दिन ओके, मुझे जुवेनाइल डायबिटीज है ऐसा डिटेक्ट करके डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को अवेयर किया कि हाँ जी, आगे से आपको आपकी बेटी को इंसुलिन इंजेक्शन देने होंगे और मेरे पेरेंट्स ने क्यूरियसिटी के साथ पूछा कि कब तक देने हैं इसे, इतनी छोटी सी बच्ची है, इसे कितने दिनों तक देना है और डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक ये जिएगी तब तक आपको देने हैं। जी, और उन्होंने बिटर ट्रूथ ये भी कहा कि जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, इसका वजन बढ़ेगा, वैसे-वैसे इसका इंसुलिन का डोज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जी, हमें डे बाय डे इसके बेटर होने के या इसके क्योर होने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। सो जी, हम आपको झूठा दिलासा नहीं दिलाएँगे एंड इट वाज़ फैक्ट एट दैट टाइम एंड टिल टुडे। तो उसके बाद से सभी रिश्तेदार जो भी हमारे परिचय के लोग थे, जितने भी दोस्त थे, सभी ने अपनी-अपनी ओर से कहा कि ये चीज़ें खाने से शुगर ठीक होगा, ऐसे एक्सरसाइज करने से ठीक होगा, ऐसे वॉक पे जाने से ठीक होगा। There are some ways. That's right, totally right. But this is for type 2 डायबिटीज जो अर्ली एज में होने वाले बच्चों के शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज जिसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, जी, उनके लिए ये सब चीजें काम नहीं करती। तो जी। वो सब चीजें मैंने अपने आप पर इम्प्लीमेंट होने दी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे जो कहते थे वो मैं खाती थी, जो कहते थे साढ़े वो मैं साढ़े करती थी। 4 साढ़े 4 साल की उम्र में तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम कौन है, पेरेंट्स कौन है, हम कहाँ पे है। तो ये टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, वो तो कैसे किसी को भी पता चलेगा। पेरेंट्स को भी ये फर्स्ट टाइम ऐसा सुनने को मिलता है। आज से करीब 24 साल पहले शुगर इतनी कॉमन बीमारी नहीं थी। हाँ जी, तो इतने अवेयर भी नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने इससे पहले सुना भी नहीं था कि डायबिटीज नाम की कोई चीज होती है। जी, तो अभी हर बच्चे को पता है क्योंकि मेरे मेरे दादाजी को है, मेरी दादी जी को है, मेरी माँ को है, पापा को, किसी को भी फैमिली में कहीं भी होता है शुगर। हाँ, तो अब ये मोस्ट कॉमन डिसीज में इंक्लूडेड है, पर उस वक्त बहुत नया था और हाँ, उसे ठीक करने के लिए हमें जहां भी जाना हो, जो भी करना हो, जिसे भी मिलना हो, वो सब हम कर देंगे, इतनी प्रिपरेशन हम रखते थे। जी, और ये सब सिलसिला चलता रहा करीब मैं जब 10वीं में आई तब तक। जब जी, मैं फर्स्ट में थी तब मेरा डिटेक्ट हुआ था और 10 साल तक वो चला।
फिर क्योंकि इट वाज गेटिंग वर्स्ट बाय वर्स्ट डे बाय डे, सो मेरे लिए बस ये खोज का विषय रह गया, क्योंकि मैं जब भी शुगर के बारे में आर्टिकल्स पढ़ती थी न्यूज़पेपर में, तो यही आता था कि यूएस में खरगोश के ऊपर इंसुलिन का इस तरह का प्रयोग किया गया, या फिर डायबिटीज के लिए ऐसा ट्राई किया गया, या फिर कभी आता था पिग पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कभी आता था उंदरों पे ये चल रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, कब तक हम जानवरों के ऊपर रिजल्ट मिले उसके इंतजार में रहेंगे, इंसान कब खुद पे लेगा। And with all of my good luck and blessings of my parents and grandparents, forefathers, मुझे एक वो रामनवमी का दिन था, और मैं बस आईएएस संस्थान से मानस योग साधना के लिए मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर गोपाल जी जूनागढ़ शहर में, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पर वो आए, और उनका 3 days कैंप चल रहा था। तो मैंने उन्हें सुना, यस ऑफ कोर्स उस वक्त डॉक्टर बीवी चौहान साहब भी उनके साथ थे, दे वर शेयरिंग देयर स्टेज। एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ठीक हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि तुम बीमारी ठीक करने के लिए क्यों मेहनत करती हो, तुम स्वस्थ होने के लिए क्यों नहीं करती? एंड इट वाज स्ट्राइकिंग फॉर मी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे स्वस्थ होना है, मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे ये बीमारी ठीक करनी है। दोनों विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। जी। तो क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने मुझे ये कह के रखा था कि आपका शुगर अगर कंट्रोल्ड नहीं रहा, वेल मैनेज्ड नहीं रहा, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके बॉडी पे, जिसमें इंक्लूडेड है आई साइट्स का खराब होना, किडनी खराब होना, हार्ट के आसपास के कोई भी डिसीज होना, हार्ट अटैक वगैरह, या फिर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट हो सकता है, इंटेस्टाइन में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो बॉडी में कहीं भी कुछ भी होने के कभी भी चांस रहेंगे। एंड आई वाज लाइक, मुझे हमेशा इस डर में क्यों जीना कि अगर मेरा शुगर आज 200 या 300 आया है तो ये मेरी किडनी को डैमेज करेगा, व्हाई वुड आई फियर बी इन फियर, राइट? सो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं, और इनकी जो बातें थी कि 3 स्टेप्स थे इसके, तप सेवा सुमिरन के, तप में जो न्यू डाइटिंग सिस्टम काम करता है, बिल्कुल यही फॉर्मेट, ये उसी का फॉर्मेट है, मैं कह सकती हूँ। तो खाने के या भोजन प्रणाली में ड्रास्टिक चेंज था, जो इन जनरल जो चलता था। डॉक्टर्स कहते थे कि अगर आप जुवेनाइल पेशेंट है तो आपको दिन में हर बार, मतलब यू कैन से यू शुड टेक मील इन 2 to 3 hours। तो मेरा चलता था, सुबह सुबह मेरा अर्ली मॉर्निंग उठ के दूध पीना, फिर दूध दूध तो कंपलसरी था, जो मुझे पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसके अल्टरनेट में मेरी माँ मुझे कोई भी जूस भी दे देती थी। उसके बाद फिर 3 घंटों में नाश्ता, फिर 3 घंटों में दोपहर का खाना, फिर 3 घंटों में एक नाश्ता, फिर 3 घंटे में दूसरा नाश्ता, फिर रात में 3 घंटे बाद फिर खाना, और सोने से पहले फिर से कुछ नाश्ता करके सोना कि सुबह तक डाउन ना हो जाए। एंड आई वाज लाइक, पूरा दिन जिंदगी भर बस खाते रहो, और वो भी फिक्स डाइट कि हमें मोनाको बिस्किट्स खाने हैं, मैरीगोल्ड खाने हैं, कुछ जो लो शुगर वाली चीजें हैं वो ही 2-3 पीसेस में खानी है, और ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती थी चीजें, ये मुझे रुचिकर भी नहीं लगता था, पर मैं मजबूरी में उसे ले रही थी। और उसके बाद मुझे ये चीज सुनाई दी, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको टोटल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को स्किप करना है, उसके बाद आपको जूस रात के खाने के 14 घंटे बाद लेना है। इफ यू आर ईटिंग एट 8 देन यू कैन टेक योर जूस आफ्टर 10। तो 14 hours, because 60% of the part of our diet should be air only। तो रात के खाने के 14 घंटे बाद मैं कुछ भी लिक्विड ले सकती हूँ, और उसमें सबसे पहले उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं ग्रीन लीव्स जूस लूं। उसके बाद फिर मेरा लंच टाइम हो तो उसमें मेरे पास सैलेड, फ्रूट और स्प्राउट्स ग्रीन चटनी के साथ ये रहता था, जो कि मुझे लगा कि ये इसमें मैं बहुत ज्यादा वैरायटी ला सकती हूँ। कभी मेरा मन किया तो मैंने ये खाया, कभी कभी दूसरा फल मन किया वो खाया, कभी मैंने सैलेड में चाहा कि मैं कद्दूकस करके खाऊं तो मैं ऐसे खा सकती हूँ, कभी मैंने चाहा कि मुझे सब मिक्स करना है, कभी मैंने चाहा कि मुझे पूरा खाना है, उसके पीस नहीं करने हैं, तो मैं विदाउट चॉपिंग भी खा सकती हूँ। सो आई हैव चॉइसेस। तो मैं उस बात के लिए खुश थी कि मैं फिक्स्ड डाइट से बाहर आ रही हूँ और मैं कुछ अपनी तरीके से खा सकती हूँ। सो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस।
और उसके बाद शाम का नाश्ता तो वो भी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पार्ट वेजिस का होना चाहिए ये कहा गया था, तो उसमें अनाज बहुत कम और वेजिस ज्यादा, ये चीजें भी चली। और रात का खाना पूर्ण भोजन का था जिसमें 80-20 सब्जियां और अनाज का प्रोपोर्शन था। वो कभी कभार मेरा प्लस माइनस हो जाता था, जैसे जी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको अनाज सिर्फ 20% से बढ़ाकर भी लेना पड़ता है, तो ये उसमें मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है सिस्टम के साथ, टोटली ना रहकर थोड़ा बहुत लास्ट मील में मेरा रहा है अलग। तो ये एक्सपीरियंस मेरा इसलिए अच्छा था कि सुबह तो खाली पेट मुझे वैसा भी कुछ खाना पसंद नहीं था, और मुझे जूस मिला तो मुझे अच्छा लगा। एंड ग्रीन लीव्स जूस के फायदे हमें हफ्ते भर से लेके 1 महीने में काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। फिर जो मेरा सैलेड का टाइम था वो भी काफी अच्छा सही जा रहा। तो ऐसा क्वेश्चन कि अ, अगर मैं दिन में खाना नहीं खा रही हूँ तो मेरा इंसुलिन कैसे लिया जाए। जी मैंने सीधे ही मेरे क्वेश्चंस डॉक्टर के सामने रखे कि मैं नहीं खाऊंगी तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होना है, तुम्हारे डॉक्टर को होगा, जो एमडी तुम्हें अभी रिफर कर रहे हैं, तुम जिनके पास जा रही हो उन लोगों को परेशानी होगी। क्यों? ये उनके लिए मुश्किल कर सकता है कि अगर तुम खुद से ठीक हो गई या फिर तुम कम डोज पे चल रही हो या तुम अपने आप से मैनेज कर रही हो, तो उनके पास तुम क्यों जाओगी। एंड आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू। और फिर मेरा सुबह का इंसुलिन मैंने बंद किया। फिर कुछ समय में मेरा दिन का दोपहर का इंसुलिन जो चल रहा था वो बंद किया, शाम का जो चल रहा था वो बंद किया। लाइक आई वाज व्हेन इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय शुगर, तो मेरा सुबह और शाम 2 बार इंसुलिन चलता था, और वो 5 to 10 यूनिट्स उतना सिरिंज से जो लिया जाता था वो चलता जी था। और एक टाइम जब मैं 10th में थी तब ये सीन हो गया कि मुझे दिन में 4 बार लेना है, और चारों बार डोज बढ़ बढ़ के एक बार तो ये टर्न आ गया कि रात का इंसुलिन मुझे 43 यूनिट्स लेने हैं, और एक नीडल में हम सिर्फ 40 यूनिट्स ही कैरी कर सकते हाँ हैं। तो 3 यूनिट के लिए मुझे रात में भी 2 पंक्चर करने पड़ेंगे। अच्छा लाइक मतलब बस यही करके जिंदगी कैसे जीनी है, हमें दिन में जी 4 छोड़ के अब 5 बार डोज लेने हैं। और ये क्या बात, मुझे इससे निकलना है। और ये बहुत तेज चीख थी मेरे अंदर की कि ईश्वर कुछ भी करके मुझे रास्ता दिखाए। जी जी और ये रास्ता खुला जहाँ मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने अपने को समर्पित किया। मैं मेरठ संस्था जो है आईएसएस, वहां पर गई, डॉक्टर गोपाल की निगरानी में मैंने जी शुगर पे प्रयोग करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो क्योंकि मैंने वहां जाने से पहले 2 साल तक अपने बॉडी को अ, ये एनडीएस के अकॉर्डिंग डाइट प्लान जो है उस पर सेट किया हुआ था ऑलरेडी, तो वहां मुझे सीधा फास्टिंग पे जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां पर मैं 50 दिनों तक मैं रो फूड पर रही। जी तो वो 50 डेज का पीरियड ये था जहां मेरा शुगर 64 यूनिट्स पर डे चल रहा था, उसे कम करके हम लोग 0 पर आ गए 50 दिनों में। जी तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और ऐसा कहा जाता था कि कोई भी बड़ी बीमारी आने से पहले और जाते वक्त बहुत तेज बुखार आना अच्छा संकेत होता है। हाँ जी मतलब आने से पहले इफ यू आर फीलिंग लाइक फीवर, तो हो सकता है कि आपको कोई नई बीमारी आने वाली है, और फीवर से उसे बॉडी क्योर कर रही है अपने आप अंदर से। हाँ और जी अगर आप बुखार के लिए दवाइयां ले रहे हैं तो फिर आप उस फीवर के लिए बॉडी जो एक्टिव हो गई है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हाँ आपके लिए ये जी अच्छी बात नहीं है अगर आप जी बुखार की दवाई करेंगे। तो ये जब खत्म हुआ मेरा 50 दिन के बाद, तो मुझे बुखार आया, और मैं संस्था में जहाँ थी वहां कुछ 60 से 65 लोग रह रहे थे उस वक्त, और उन सभी ने उस वक्त प्रार्थना की कि इसके साथ तबीयत सही हो, ऐसे सब संयोग बन जाए। जी एंड द थिंग वाज देयर कि मुझे कहा गया कि तुम चाहो तो अपनी पसंद की कोई सब्जी खा सकती हो। जी एंड आई वाज badly
needed some veggies, क्योंकि मैं फास्टिंग के दौरान जो खा रही थी वो लौकी है या तुरई है या ऐसी सब्जियां जो मुझे बहुत पसंद नहीं थी, पर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में खा रही थी। तो मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैंने उस दिन जो फास्ट मेरा, मतलब आई वॉज ऑन एयर फास्टिंग फॉर 2 days। तो उस वक्त मेरा बाय मिस्टेक जब मैं फास्टिंग खोल रही हूँ तो उपवास करने में जो हमें शक्ति या संयम लगता है, उससे बहुत ज्यादा संयम हमें उपवास तोड़ते वक्त रखना है। और उस वक्त मेरी गलती हो गई, जो मैंने भिंडी की सब्जी खाई, जो तासीर में पचने में ज्यादा सरल नहीं है, और मैंने उस वक्त वो खाई। उससे मेरे बॉडी में रिएक्शंस ऐसे हो गए कि मेरे कीटोन्स बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा एसिडोसिस का लेवल बढ़ा। हालांकि उपवास के दौरान भी एसीटोन बनता था, कीटोन हर रोज आते थे। सुबह यूरिन टेस्ट करती थी तो कीटोन्स आते थे, पर मुझे पता था कि ड्यूरिंग फास्टिंग अगर मैं अनाज नहीं खा रही हूँ तो मुझे कैसे उसे कंट्रोल करना है। तो मैं उसे डे बाय डे डेली उसे क्योर कर लेती थी अपने आप से, 15-20 मिनट्स में वो ठीक हो जाता था। पर जब मैंने ये सब्जी खाई और उसके बाद जो कीटोन बॉडी बने वो कंट्रोल के बाहर थे, उपवास तोड़ने में गलती हुई। तो फिर मुझे वहां डॉक्टर्स ने कहा कि वी कैन ट्राई कि हम रिकवर कर पाए, पर उस वक्त मैं मेरी माँ के साथ थी और मेरी बॉडी में उतनी ज्यादा वीकनेस आ गई ऑल ऑफ सडन। तो मेरी माँ ने कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें एक्सपेरिमेंट वाले फेज से आप फ्री कर दीजिए। तो हमें परमिशन दी गई और हमें जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो एज यूजुअल विदाउट आस्किंग एनीथिंग उन्होंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया। फ्रॉम डे 1 ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उन्होंने मुझे दिन में 4 बार खाना देना और 6 बार इंसुलिन देना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मुझे पूछा तब तक वो 2 दिन तक मुझे ये चीजें दे चुके थे, और मेरा उस वक्त का इंसुलिन का डोज जब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो तब तक का डोज मेरा 98 था पर डे, जो मैं 64 लेके गई थी एक्सपेरिमेंट के लिए, जो हम 0 तक गए। फिर ड्यू टू वन मिस्टेक ऑफ माइन ओनली वो चीजें बहुत बढ़ करके सामने आ गई। जी। अब उससे मैं वहां रहकर संस्था में रह के, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, 12th खत्म करके मैं गई थी तो 2 महीने का समय था ऑफ कोर्स। तो फिर मेरा कॉलेज का पढ़ना शुरू हुआ। इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया वहां रहने पर कि स्पिरिचुअली मेडिटेशन करना और उसके मेरे अंदर से मुझे जो चेंज फील हुआ वो बहुत अलग लेवल का था। तो मैं जब कॉलेज में, तब तक मैं बहुत पुअर स्टूडेंट हुआ करती थी, पर उसके बाद से कॉलेज में मेरा परफॉर्मेंस हमेशा हाई रैंकिंग वाले सीरियल में ही रहता था। और फिर मैंने घर से फिर से फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द टॉप मैंने फिर से लिया, और फिर मैं अपने आप उसे ठीक करने में लग गई। तो 98 से मेरा 98 पर डे से मेरा शुगर इस वक्त मैनेज होता है 20 to 25 यूनिट्स पर 2 डे। मतलब मैं हो सकता है मैं आज ना लूं, मैं कल लूं, हो सकता है मैं कल भी ना लूं, परसों लूं। तो 2 या 3 दिन में मेरा अब 20 से 25 यूनिट इंसुलिन चल रहा है, वो भी लेंटस जो 24 आवर की इफेक्ट वाला है। अगर मैं 24 आवर वाला ले रही हूँ तो वो 24 आवर तक काम करेगा, पर उसके बाद के भी 24 घंटे या 36 घंटे तक मुझे इंसुलिन लेना ही है, ऐसी कंडीशन नहीं है। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर माई सेल्फ कि हाँ, मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ। आई एम नॉट क्योर्ड टोटली, बट आई एम ऑन माई वे। दिस इज द जर्नी। जी। मतलब कि जो डेली दिन में 4-4 बार आपको इंसुलिन लेना पड़ता था, इससे अभी इतना बेटर हो गया है कि आप 3 दिन में सिर्फ 1 बार इंसुलिन लेते हो, और वो भी 98 की जगह पे अभी आपका सिर्फ 20 या 22 ही लेना पड़ता है। जी। बहुत अच्छी बात है। तो आप एनीमा के बारे में क्या कहोगे? यस, एनिमा हमें अगर हर रोज भी लेना पड़े तो वो कोई आदत बन जाए ऐसी बात नहीं है। पर अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो
एक सूत्र यहाँ पर हमें संस्था ने दिया है, जे बार खाई ते बार जाई, मतलब आप जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार आपको स्टूल पास करना हो तो ये हाँ नॉर्मल कंडीशन है, जी अगर नहीं है तो आप एनिमल ले सकते हैं। जी तो वो मेरी आदत नहीं है, बट इफ आई फील कि मुझे एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब रेगुलर रूटीन टाइम पे अगर भूख नहीं लगी है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गैस फॉर्मेशन, जी तो मैं तब एनिमा ले लेती हूँ। जी पहले जब मेरी ट्रीटमेंट की शुरुआत थी तो मैं एनिमा लेती थी, सुबह शाम 2 बार मैंने शायद 20-21 दिन के लिए लिया था, वो वार्म वाटर से लिया था, और उसके बाद मैंने शाम के समय एनिमा लेना शुरू किया, पर जब भी जरूरत लगी आई एम इजी एंड फ्री। हाँ, जब जी बुखार हो या बीमारी है, इस वक्त मुझे सर्दी हल्का सा जुकाम जैसा है तो मैं ले रही हूँ, जी अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। जी। तो अभी आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, पहले जो आपकी इतना प्रॉब्लम आ गया था, तो अभी आप एक बिल्कुल रिलैक्स होके एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज है तो शादी में प्रॉब्लम आता है, तो लड़के नहीं मिलते हैं, या अगर लड़के मिलेंगे तो भी ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे। तो आपकी भी एज 14 साल की एज पे आपने ये सिस्टम चालू की, 4.5 साल के थे तब को आपको टाइप 1 डायबिटीज है, और ये जो अभी आप 28 के हो, तो शादी के बारे में क्या कहोगे? जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, हमारी सोसाइटी की ये सोच है, बट आई हैव सम अदर थिंग्स एंड थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस कि मैं भी यही सोचती थी कि मुझे डायबिटिक पार्टनर मिले तो ठीक है, क्योंकि उनकी समझ में आएगा कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजरती हूँ, जब मेरा लो शुगर होता है या हाई शुगर होता है या कीटोएसिडोसिस होता है तो मुझे क्या क्या होता है और उन्हें मेरे लिए क्या करना पड़ेगा। और मुझे ये चीजें नॉन डायबिटिक को समझाने में समय लगेगा, या फिर उनकी समझ में नहीं आएगा, उन्हें ये लगेगा कि ये हर रोज की कौन सी परेशानी हमने अपने सर ले ली। हाँ जी तो मैं यही सोचती थी, बट माय स्पिरिचुअल गाइड, ऑफ कोर्स आई विल रिपीट, डॉक्टर गोपाल शास्त्री, उन्होंने मुझे कहा कि तू अगर राम जी के रास्ते पर चल रही है, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही है, तो तुम्हें परेशानी अपने सर पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहोगी। जी एंड आई जस्ट थॉट अबाउट टोटली हेल्दी मैन। मैंने सोचा कि मुझे क्यों सिर्फ बीमार व्यक्ति की सोच रखनी अपने मन में, जी मुझे स्वस्थ व्यक्ति जीवन साथी क्यों नहीं मिल सकता। और हाँ, मेरा ध्यान, मेरी सेवा का जो पार्ट है, अपनी आय, मतलब जो मेरी इनकम थी, व्हेन आई वाज, आई हैड जस्ट फिनिश्ड माय कॉलेज, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, और तब से मेरा दशांश, मतलब मेरी सैलरी का 10th पार्ट में निकालती हूँ, मेरे भोजन का चतुर्थांश, 4th पार्ट ऑफ माय फूड, और मेरे समय का 1 घंटा, मतलब 24 घंटे में से 1 घंटे का सेवा का कार्य, मतलब उनकी सेवा जिससे मेरा अपना कोई स्वार्थ ना हो, मतलब जी माता पिता या अपने आंगन में पाले हुए अपने पशुओं की सेवा करना, ये अपना स्वार्थ है। अगर हम करते हैं तो वो हमारा कर्तव्य है और हम करते हैं। जी अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे जीव की सेवा करते हैं जो जिससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा कभी, फिर जी भी हम करते हैं, तो वो सेवा कहलाएगी एग्जैक्टली। तो वो मैंने करना शुरू किया था बिल्कुल बिगिनिंग से। तो जी वो चीजें उग करके निकल करके आई, और प्रभु कृपा से मेरे मेरे मुझे बिल्कुल स्वस्थ पति जीवन साथी के रूप में मिले हैं। जी उसके बाद मैंने ये भी सुना था कई डॉक्टर्स से कि अगर डायबिटिक लेडी स्पेशली, मतलब डायबिटिक जेंट्स को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने डे टू डे लाइफ में शादी के बाद भी, पर लेडी जो कि बेबी कैरी करेगी फर्दर, तो उन्हें बहुत परेशानी होगी, या फिर मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे शुगर पेशेंट्स लेडी फ्रेंड्स हैं जो कि अपने साथ जब ये उन्होंने कंसीव करने के लिए ट्राई किया, बेबी उन्हें चाहिए था, और उन्होंने जब कोशिशें की इसके लिए, तो कईयों के लिए बेबी ड्रॉप होने के केसेस बने, नॉट ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। तो ये चीजें हुई कि कुछ कुछ का 2 महीनों में, कुछ का 5 महीनों में, कुछ का 7। एक एक मेरी फ्रेंड के
8वें महीने पे उनका बेबी मिसकैरेज होके मतलब ड्रॉप होने की बातें हुई, जो मुझे बहुत पैनिक लगी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैं साधना से जुड़ी रही, एनडीएस एंड आईएएसएस दोनों को मैं फॉलो करती रही। जी, तो अभी आपको प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा और आपने बेबी कंसीव किया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। जी, बताइए। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने इसी सिस्टम को फॉलो किया है। मैंने ऑल ऑफ द टाइम मैंने दूध नहीं लिया, जो कि कहा जाता है कि अगर आप दूध नहीं पीते तो आप अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाओगे, आपके अंदर दूध का फॉर्मेशन कैसा होगा। एंड आई हैड अ क्वेश्चन कि अपनी पाचन प्रणाली अलग काम करती है, हाँ जी, तो वहां से दूध का सीधा कनेक्शन माँ के दूध से कैसे हो सकता है। जी, और मैंने ये बात सोच ली कि गाय है, भैंस है, बकरी है, तो जिनका दूध हम लोग पीते आए हैं अब तक, तो उन्हें कौन सा हम दूध पिला के उनसे दूध निकालते हैं। अगर जी, हम उन्हें दूध नहीं देते और फिर भी उनके दूध से पूरी दुनिया चल रही है अब, जी, तो मेरा बॉडी क्या दूध नहीं बना सकता, जी, उनके अंदर बन रहा है। तो मैंने उन्हें जिस तरह का खाना मिलता है वैसे ही मैंने हरी पत्तियों का प्रयोग ज्यादा किया अपने लिए। जी, और मेरा इस वक्त भी बहुत नॉर्मली, बहुत अच्छे से मैं अपनी बेटी को फीड कर सकती हूँ। जी, और मैंने अब तक सिर्फ एक बार, जो बीच में मुझे आफ्टर डिलीवरी मुझे एक बार फीवर रहा, तो एक दिन के लिए मेरी बेटी को इन्फेक्शन ना हो या वो मेरी वजह से कोई सिकनेस में ना रहे, उसके लिए एक दिन के लिए उसे मिल्क पाउडर दिया गया था। जी, अदरवाइज मतलब 1 और 2 टाइम। और मैं वमन और एनिमा से फीवर से बहुत जल्दी बाहर आ गई, तो जी, मैं फिर से अपनी बेटी के पास थी। एंड मेरा नॉट ओनली माय बेबी, her health, but I have some experiences uh, her spiritual strongness. मतलब मैंने देखा है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जिस समय मेडिटेशन के लिए बैठती थी, उस समय पे मेरी बेटी आज भी रात में जाग जाती है। और वो सिर्फ रोती नहीं है, उस समय पे वो रोती नहीं है, वो बस जागती है। और वो उसे लेटाया है जहां पर, वहां वो खेलती है। मुझे पता चल, मैं अपने टाइम पे उठ जाती हूँ, वहां वो जागी हुई मिलती है, मैं उसे अपनी गोद में लेकर इस वक्त भी मेडिटेशन वैसे ही करती हूँ। और अच्छा, ये चीजें मुझे सिखाई गई है कि वो तुमसे सीखने वाली है चीजें, तो तुम वो जी, चीजें करती जाओ। हाँ जी, दैट मेडिटेशन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यस, वो किया है। और मीनवाइल मेरी बेटी को वैक्सीनेशन जो 1.5 महीने पर होता है, उसके बाद 2 दिन बाद उसे बुखार आया था। तो यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ दी थी कि आपके बच्चे को जब फीवर हो तो आपको ये चीजें देनी है। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है बुखार क्यों आया है, और मैं उसे ठीक करने के लिए बॉडी को इंटरप्ट नहीं करना चाहती। तो उस वक्त मैंने उपवास किया। लोग कहते हैं कि जो माँ खाती है वो अपने बच्चे में जाता है, तो फिर लेट मी डू दैट। तो मैंने उपवास किया। मेरी बेटी ने उस दिन बहुत बहुत ही मतलब नोटिसेबल चेंज था, बहुत कम दूध पिया, काइंड ऑफ शी वाज डूइंग फास्टिंग। अच्छा, एंड या तो वो एक दिन पूरा, रात पूरी, और दूसरी सुबह वो ठीक थी, उसे जी, कुछ नहीं देना पड़ा और वो सही हो गई। उसके 2 दिन बाद उससे ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज मिला। मतलब मैं अपने घर में एयर कंडीशन में नहीं रखती थी, मैं अपनी बेटी को लेके अपने ससुराल गई थी, तो वहां पर उसे बाय व्हीकल जो गए तो उसमें एयर कंडीशन था। फिर मैं अहमदाबाद में गई जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, तो वहाँ फ्रॉम एयर कंडीशन टू ऑल ऑफ सडन 45 डिग्री, तो उसके बॉडी ने रिएक्ट कर दिया और उसके बॉडी की स्किन में हिव्स आ गए। तो उसमें वो जो लाल रंग के जी, बहुत ज्यादा उभर उभर के जो निकल आए हैं उसके निशान, तो ये ऐसे थे मर्म स्थान की, उसे पकड़ने में, उसके हाथ में है, उसके पेट पर लग रहे हैं, उसके पैरों पर लग रहे हैं, तो उसे पकड़ा नहीं जा सकता। और उसके लिए मैं नहीं चाहती थी कि दवाइयां दूं। तो मैंने एक दिन के लिए पूरी ये कोशिश की कि ये गर्मी के निशान है तो बॉडी से हीट बाहर निकले। सो आई ट्राइड।
कि उसे मैं गर्मी में रखूं, तो मैं अपनी बेटी के साथ उतना ज्यादा टेम्परेचर था, फिर भी मैं अपनी बेटी को पूरे पहले मैंने कॉटन के दुपट्टे में उसे लपेटा, उसके बाद मैंने ब्लैंकेट में उसे कवर किया, और उसके बाद फिर मैंने एक मलमल का कपड़ा ऊपर से रखा उसके फेस को कवर करने के लिए, वन लेयर ऑन हर फेस ऑल्सो। तो ऐसे उसे कवर करके रखने पर उसके बॉडी से पसीना निकल के आ गया और हिव्स के निशान चले गए। फिर उसे जब खोला तो कुछ देर में हवा के संपर्क से वो सीधे फिर से वो उठने लगे एंड आई वाज शॉक्ड कि अब मैं क्या करूं इसके लिए। तो दवाइयां सब कहते हैं, जो भी देखते हैं कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, क्या कर रही हो इसके साथ, गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं चाहती कि इसे दवाइयां दूं। तो फिर मैंने फिर से डॉक्टर को कांटेक्ट किया और डॉक्टर गोपाल ने फिर से सजेस्ट किया। मैंने उससे नारियल का तेल और उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर उसके जो अगर अगर कमोरिया जैसा कुछ निकलता है तो उसे उस वो खुल ना जाए उसके घाव, इस बात का ख्याल रखना होता है। उसे मसाज किया, ऑयल मसाज, जिससे बॉडी में बाहर की ओर से थोड़ा स्टिकीनेस और थोड़ा कूल नेचर बनता है, मतलब ठंडी प्रकृति होती है कपूर की। तो वो दिया गया, लगाया गया उसके बॉडी पे, और उसके ऊपर हमने मिट्टी का लेप किया। मिट्टी को खेत से लाई हुई मिट्टी थी, मतलब रासायनिक खाद जो ना पड़े हो ऐसे लेने के लिए हमने थोड़ी 1-1.5 फीट अंदर से निकाली हुई मिट्टी ली और उसे पानी में उसकी पेस्ट जैसा बना करके फिर उसके पूरे बॉडी पे लगाया। क्योंकि उसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, तो उसके ऊपर जो मिट्टी का लेयर लगा उससे उसे वजन ज्यादा लगने लगा। तो मैंने 15-20 मिनट के लिए रखा और थोड़ी वो अनकंफर्टेबल हुई तो मैंने उसे फिर नहला दिया। एंड विथ ऑल ऑफ माय सरप्राइज वो बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक, मतलब मिट्टी का लेयर हटा नहीं कि उसके अंदर से उसका ओरिजिनल नेचुरल हेल्दी वाला बॉडी बाहर निकलता है। और मैं समझ गई कि प्रकृति ने हीलिंग किया, मिट्टी ने उसके बॉडी के टॉक्सिन को खींच लिया था। जी जी। तो हम भी ऐसे ही एडवाइस देते हैं, वेट पट्टी लगाइए। जब भी शरीर में गर्मी निकल जाती है, हमारे शरीर में से हीट निकलती है, तो हम सभी साधकों को बोलते हैं कि वेट पट्टी लगानी बहुत जरूरी है, और वो भी हमारे वेबसाइट से किसी को भी कहीं पे भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रेगनेंसी भी कंसीव किया और आपने अच्छी हेल्दी बेबी को भी बॉर्न किया। और मैंने अभी आप ऐसा भी सुना था कि आप अब्रॉड भी जाके आए हो। जी, मैं कनाडा में, मेरे हस्बैंड वहां पर है, टोरंटो सिटी में रहते हैं हम। जी। तो हम वहाँ के पीआर है, तो मैं वहां गई थी, बट वहां मेरी प्रेगनेंसी रही और मैंने चाहा कि मैं मेरी बेटी को प्राकृतिक चिकित्सा में ही रखूं, शुरुआत के समय में उसे प्रकृति में रखूं, क्योंकि मैं वहां होती तो मुझे बहुत कम आयुर्वेद की चीजें भी मिलती। वहां रहती तो मुझे वहीं के डॉक्टर्स को फॉलो करना होता, जो मैं नहीं चाहती थी। और उन्होंने जो मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे जितनी भी दवाइयां दी थी, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, ये वो, आई कैन नॉट से कि क्यों ये सब जरूरी है। जब हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें से हमें सब कुछ मिल रहा, तो हम दवाइयां क्यों लेंगे। और ये चीजें उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो समझने के लिए नहीं बैठे हैं, वो पढ़ के बैठे हैं बस। तो मैं वहां से आ गई। सब लोग चाहते हैं कि अपनी संतान अगर विदेश में रहना है तो वहां की सिटीजनशिप उन्हें मिले, पर मैं वहां से वापस आ गई। मैंने कहा जैसे जब मेरी होगी तब मेरी बेटी की हो जाएगी,